नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पराग पारिक जो कि एक पॉपुलर म्यूचुअल फंड हाउस है। हम लोग उसके टॉप 10 स्टॉक्स देखेंगे जो कि हमें अपने पोर्टफोलियो में जरूर से जरूर रखना चाहिए। और हम लोग वीडियो के अंत में बात करेंगे, एक यूनिक मेथड सीखेंगे कैसे हम लोग को स्टॉक बाई करना है, कब उसमें एवरेजिंग करना है, कब प्रॉफिट बुक करना है। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, आप लोग को बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। पराग पारिक म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसके फंड मैनेजर हैं राजीव ठक्कर जी, जो कि एक बहुत ही लर्नेड आदमी हैं। पराग पारिक की कुछ इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी हमने एनालाइज किया है दोस्तों। वह है पहला कि हम लोग को किसी स्टॉक्स में केवल रिटर्न के बेसिस पे हम लोग को इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। हम लोग को उस स्टॉक में सस्टेनेबल ग्रोथ पहले देखना है, तब उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। और सेकंड, हम लोग को वैसे स्टॉक्स हम लोग को पिक करने हैं जो कि फी बेस्ड या सर्विस बेस्ड हो, जो कि डेप्ट फ्री स्टॉक होना चाहिए। और हम लोग को प्रोडक्ट बेस्ड भी अगर कुछ स्टॉक्स चूज करना है तो वो अपने बिजनेस में मोनोपोली होल्ड करना चाहिए। पहला स्टॉक जिसमें पराग पारिक ने लगभग 8% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो है बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। बजाज होल्डिंग्स के बारे में बहुत सारे हमारे व्यूअर्स नहीं जानते होंगे, लेकिन ये स्टॉक एक होल्डिंग कंपनी है, एक पेरेंट कंपनी है बजाज ऑटो लिमिटेड और बजाज फिनसर्व की। और हम लोग जानते हैं बजाज फिनसर्व बजाज फाइनेंस में उसका स्टेक है। तो हम लोग अगर बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑटोमेटिकली बजाज ग्रुप की हमारी सभी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो राजीव ठक्कर जी बहुत ही विजनरी आदमी है और उन्होंने इस बात को पहचाना और उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया। तो हम लोग को भी इस स्टॉक को अपने रडार में रखना है। बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट ने लगभग 133% का शानदार रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में। अगला स्टॉक जिसमें पराग पारिक ने हेविली इन्वेस्ट कर रखा है लगभग 8% का, वो है आईटीसी। आईटीसी के बारे में हम लोग जानते हैं निफ्टी का एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है जो कि 4-5 सालों से अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। लेकिन हम लोग जानते हैं आईटीसी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ सिगरेट्स है, क्योंकि इसका 80% मार्केट शेयर है ऑर्गेनाइज सिगरेट सेगमेंट में और एक ग्रोइंग एफएमसीजी कंपनी है। तो हम लोग इसके प्रोडक्ट्स के बारे में भी जानते हैं, जैसे बिंगो, आशीर्वाद आटा, अब सेवलॉन, क्लासमेट कॉपी हम लोग जो यूज करते हैं। तो हम लोग ये बात जानते हैं क्यों आईटीसी परफॉर्म नहीं कर रहा है। क्योंकि इसलिए परफॉर्म नहीं कर रहा है क्योंकि सिगरेट का जो बिजनेस कंपनी करती है वे इसके लिए कभी कभी लाइबिलिटी बन जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट का टैक्सेशन रेगुलेशन ये सब इसके आड़े हाथों आता है और कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है। इसलिए कंपनी का अपना फोकस चेंज किया है और अब एफएमसीजी के तरफ वो ज्यादा ध्यान दे रही है। तो हम लोग को भी इसमें अपना कुछ स्टेक बढ़ाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आईटीसी ने पिछले 5 सालों में लगभग 20% का निगेटिव रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही पुअर है। अगला स्टॉक है परसिस्टेंट सिस्टम्स। ये एक बेसिकली सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि स्ट्रेटेजी सर्विसेज और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोवाइड करती है बहुत सारी कंपनीज को, ताकि वो अपना बिजनेस को मॉडर्नाइज कर सके, अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सके। परसिस्टेंट सिस्टम ने पिछले 5 सालों में लगभग 454% का बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है और ये मल्टी बैगर साबित हुआ है। चौथे नंबर पे जो स्टॉक की बात करें वो है एम्फेसिस। इसमें लगभग पराग पारिक ने लगभग 4% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है और ये ग्लोबल आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग और नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी में अपना सर्विसेज देती है। एम्फेसिस ने पिछले 5 सालों में लगभग 427% का शानदार रिटर्न दिया है। फिफ्थ नंबर पे जो स्टॉक हमने रखा है वो है सीडीएसएल। पराग पारिक ने लगभग 5% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है केवल सीडीएसएल में, और इन्होंने तब इन्वेस्टमेंट किया था जब सीडीएसएल बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में था, रिटर्न उतना अच्छा नहीं दिया था। तो बहुत ही ज्यादा विजनरी आदमी है राजीव ठक्कर जी, क्योंकि वो जानते हैं कि जो सर्विस बेस्ड कंपनी होती है जैसे सीडीएसएल है, जो स्टॉक या बॉन्ड और जो बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी को डिपोजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ये लॉन्ग रन में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। तो हम लोग को भी दोस्तों समय आने पे सीडीएसएल में इन्वेस्टमेंट करना है। सीडीएसएल ने पिछले 5 सालों में लगभग 409% का शानदार रिटर्न दिया है। अगला स्टॉक है एमसीएक्स। एमसीएक्स में पराग पारिक ने लगभग 3% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है और एमसीएक्स भी एक फी बेस्ड कंपनी है, सर्विस बेस्ड कंपनी है, जो कि एक्सचेंज या ट्रेडिंग प्रोवाइड करती है कमोडिटीज का। और ये भी सीडीएसएल की तरह, जैसे सीडीएसएल डीपी चार्जेस लेता है शेयर्स का और एमसीएक्स
डीपी चार्जेस और भी अदर चार्जेस लेता है कमोडिटी ट्रेडिंग का। तो ये बहुत ही ग्रोथ वाले सेक्टर है, क्योंकि इंडिया में अभी बहुत ही कम लोगों का डीमैट अकाउंट खुला है। तो आने वाले सालों में ग्रोथ पोटेंशियल सीडीएसएल और एमसीएक्स दोनों में बहुत ही ज्यादा है। एमसीएक्स ने पिछले 5 सालों में लगभग 60% का एवरेज रिटर्न दिया है, लेकिन पिछले 1 ईयर में बहुत ही अच्छा रिटर्न शो किया है। अगला स्टॉक है दोस्तों आईईएक्स। आईईएक्स भी एक फी बेस्ड या सर्विस बेस्ड कंपनी है, जिसमें पराग पारिक ने लगभग 5% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और आईईएक्स बेसिकली एक एक्सचेंज या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसपे इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स ट्रेड होता है। बहुत सारे कंपनीज जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस में है वो अपना क्वांटिटीज को ट्रेड करता है, और जिसको जरूरत है वो अपना खरीद लेता है। तो ये भी एक बहुत ही मोनोपोली वाला बिजनेस है, फी बेस्ड कंपनी है, तो हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आईएक्स ने पिछले 5 सालों में लगभग 231% का शानदार रिटर्न दिया है, और पिछले 1 ईयर में तो और भी ज्यादा। अगला स्टॉक जिसमें पराग पारिक ने लगभग 2.21% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। बीकेटी टायर्स का आप लोग नाम सुने होंगे। यह टायर्स अनकन्वेंशनल टायर्स बनाता है, जैसे एग्रीकल्चरल, कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल व्हीकल्स के टायर्स बनाती है कंपनी। बालकृष्ण इंडस्ट्री ने लगभग 448% का शानदार रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में। अगला स्टॉक की बात करें दोस्तों तो वो है एक फार्मा स्टॉक, कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड। कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड में पराग पारिक ने लगभग 1% या उससे थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और कैडिला हेल्थ केयर का मेजर जो रेवेन्यू आता है लगभग 45% वो यूएस जेनरिक बिजनेस से आता है। और अभी हाल के दिनों में एक न्यूज आया है कि कैडिला हेल्थ केयर को 12 ईयर्स या उससे कम के बच्चों को जो वैक्सीन लगने वाला है इसका टेंडर इसको मिला है। कैडिला हेल्थ केयर ने पिछले 5 सालों में लगभग 45% का एवरेज रिटर्न दिया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं फार्मा स्टॉक बहुत ही पिछले कुछ सालों से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, कंसोलिडेशन में चल रहे थे या डाउन ट्रेंड में चल रहे थे। लेकिन पिछले 1 सालों में जब से कोविड के बाद का सिचुएशन है उसमें फार्मा कंपनी अच्छा परफॉर्म करने लगी है। आज का हमारा 10th और लास्ट स्टॉक है ICRA इकरा। ये स्टॉक बेसिकली एक रेटिंग एजेंसी है। ये भी एक फी बेस्ड या सर्विस बेस्ड कंपनी कह सकते हैं, जो कि मैनेजमेंट सर्विसेज, आउटसोर्सिंग या इंफॉर्मेशन सर्विसेज बहुत सारे कंपनीज को प्रोवाइड करती है। इकरा ने पिछले 5 सालों में लगभग 6.6% का निगेटिव। अब हम लोग जोरोधा के अपने चैटिंग प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं और हम लोग शेयर देख रहे हैं आईईएक्स का, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का। हम लोग शेयर को एनालाइज करेंगे कि कैसे इसमें हम लोग एंट्री लेंगे और कैसे हम लोग को एवरेजिंग करना चाहिए, कैसे हम लोग को प्रॉफिट बुक करना है। तो हम लोग को 3 इंडिकेटर का जरूरत पड़ेगा। एक 20 का मूविंग एवरेज जो कि आपका ब्लू लाइन शो कर रहा है, और एक 200 का मूविंग एवरेज जो कि आपका पिंक लाइन शो कर रहा है, और तीसरा हम लोग को इंडिकेटर लगाना है पिवट पॉइंट्स का। पिवट पॉइंट बेसिकली बताता है सपोर्ट या रेजिस्टेंस। अगर प्राइस अपवर्ड मूव करेगा, ऊपर जाएगा, तो पिवट्स उसको क्या करेगा, उसको रेजिस्टेंस देगा प्राइस को, और जैसे ही प्राइस नीचे आएगा तो पिवट सपोर्ट देता है। ये तीनों इंडिकेटर्स आप लोग स्टडी सेक्शन में जाके लगा सकते हैं। और हम लोग अब क्या करेंगे कि एक थंब रूल याद करेंगे। वो थंब रूल है दोस्तों कि मतलब प्राइस जैसे ही 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब या उसके नीचे रहेगा तो हम लोग बाई करेंगे, एंट्री करना पसंद करेंगे। जैसे ही प्राइस अगर 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे या उसके करीब में रहेगा तो हम लोग अपना पोजीशन को इंक्रीज करेंगे। जैसे हम लोग चलते हैं दोस्तों पिछले साल के चार्ट पे, जैसे आईएक्स का आप लोग चार्ट देख रहे थे, कोरोना के बाद कितना बड़ा फॉल आया था, हमारा प्राइस कहाँ आ गया था, 200 डेज के मूविंग एवरेज के बहुत नीचे आ चुका था। एक ये पिवट इसका था जहाँ पे इसको सपोर्ट मिला और प्राइस फिर से ऊपर जाने का कोशिश करता है। तो हम लोग पहला एंट्री यहाँ पर ले लेंगे। जैसे ही 20 के मूविंग एवरेज को ये ब्रेक करता है तो हम लोग पहला एंट्री ले लेंगे, और फिर हम लोग एक बार में पूरा क्वांटिटी बाई नहीं करेंगे दोस्तों। हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ही प्राइस ये 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है और 20 का लाइन इंक्लाइंड हो जाता है, जनरली 45 डिग्री का एंगल बना लेगा, तो हम लोग जानेंगे कि इसमें बुल रन आ चुका है, अब प्राइस ऊपर जाने वाला है। तो हम लोग को और भी क्वांटिटी बढ़ाना है, और क्वांटिटी हम लोग कब बढ़ाएंगे, जब हमारा 20 का लाइन इंक्लाइंड हो चुका हो अपवर्ड डायरेक्शन में।
तो अब हम लोग को क्या खोजना है, एक इनगल्फिंग कैंडल खोजना है। इनगल्फिंग कहने का अर्थ है कि एक छोटा कैंडल होना चाहिए, एक बड़ा वाला ग्रीन कैंडल होना चाहिए, इसको बोलते हैं इनगल्फिंग कैंडल। छोटा वाला कैंडल आपका किसी भी कलर का होगा, ग्रीन हो रेड हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बड़ा वाला कैंडल ग्रीन होना चाहिए। तो जैसे ही 20 का लाइन इंक्लाइंड था दोस्तों, इसके करीब में ही बनना चाहिए, 20 के करीब में ही। तो यहाँ पे आप देखिएगा एक छोटा सा रेड कैंडल है, उसके बगल में एक ग्रीन कैंडल है। विक्स या बॉडी शैडो को आप लोग कंसिडर मत कीजिएगा, सिर्फ बॉडी से बॉडी को मैच करना है। तो देखेंगे हम लोग को यहाँ पर भी एंट्री मिल रहा है। और जैसे ही प्राइस और 200 डेज के मूविंग एवरेज के बीच में दोस्तों अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, किसी पिवट के पास हम लोग कुछ प्रॉफिट भी अपना 30, 40 या 50% तक जितना भी क्वांटिटी है अपना कुछ प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्योंकि मौका हमेशा मिलते रहता है दोस्तों। ये कहना बहुत ही गलत है, जिनको नॉलेज नहीं रहता वो बोलते हैं कि हम लोग को एक बार स्टॉक ऊपर जाने के बाद हम लोग को मौका मिलेगा ही नहीं। ये बहुत ही रॉन्ग कंसेप्ट है। हम अभी आपको चार्ट पर दिखा रहे हैं कि मौका हर जगह मिलता है। जैसे देखिएगा यहाँ पे प्राइस फिर से मौका देता है, 200 डेज के मूविंग एवरेज के बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है और प्राइस क्या किया, यहाँ पे फिर से 20 को ब्रेक किया। तो हम लोग फिर से अपना एंट्री को बढ़ाएंगे और फिर हम लोग वेट करेंगे कि 20 का लाइन इंक्लाइंड हो जाए, जनरली 45 डिग्री का एंगल बना ले और इनगल्फिंग हम लोग खोजते जाएंगे, अपना एंट्री को बढ़ाते जाएंगे। जैसे यहाँ इनगल्फिंग हमको दिखा तो हम लोग और भी अपना पोजीशन को बढ़ाएंगे। फिर से देखिएगा यहाँ पे आपको इनगल्फिंग दिखता है तो और भी पोजीशन को अपना इंक्रीज करते जाइए। बेसिकली हम लोग SIP करेंगे, हम लोग एक बार में पूरा क्वांटिटी को खरीदेंगे नहीं, हम लोग को जहां जहां मौका मिलेगा हम लोग वहां पे फिर से बाई करते जाएंगे। अगर 20 का लाइन इंक्लाइंड है ऊपर की तरफ, जनरली 45 डिग्री अगर बनाए हुए हैं तो डरने का बात नहीं है। अच्छा क्वालिटी शेयर चुनिए, मोनोपोली वाला स्टॉक चुनिएगा। इसीलिए आज हम आपके लिए वीडियो बनाए हैं कि जनरली ये सब स्टॉक्स मोनोपोली बिजनेस है। और देखिएगा यहाँ पर भी हम लोग को एंट्री मिला। देखिएगा एक छोटा सा ग्रीन कैंडल है, बगल में बड़ा वाला ग्रीन कैंडल है, इसका मतलब ये भी इनगल्फिंग है और हम लोग को यहाँ पे फिर से बाई करना है। और हम लोग को इस बात का भी ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा प्राइस दूर चला जाएगा तो फिर अपने पोजीशन को होल्ड कर दीजिएगा, चाहे तो कुछ प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। और फिर से देखिएगा एक करेक्शन शो करता है। अगर प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के बहुत ज्यादा दूर चला जाता है तो प्राइस करेक्शन भी करता है। और अभी देखिएगा अभी कंडीशन क्या है दोस्तों, प्राइस एक करेक्शन शो किया और फिर से 20 के लाइन जो फ्लैट हो गया था उसके बाद फिर से ब्रेकआउट दिया है अभी और एक बड़ा सा अपमूव हम लोग को देखने को मिला है। तो इस अपमूव को भी आप पकड़ सकते थे इस मेथड से। 200 डेज का लाइन यहाँ है और 20 का यहाँ है तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, इस कारण से यहाँ पे हम लोग को एक ब्रेकआउट देखने को मिला और एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल हम लोग को देखने को मिला है। तो इस पोजीशन पे आप लोग एंट्री बना सकते थे और इतना बड़ा अपमूव आप लोग ले सकते थे। लेकिन होप आप लोग को ये मेथड पता नहीं होगा। और अभी फिलहाल इसमें IEX में कोई एंट्री नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा बात बता रहे हैं कि अभी फिलहाल IEX में हम लोग को एंट्री नहीं दिख रहा है, क्योंकि 20 का लाइन को अभी और ऊपर जाने दीजिए। और इस लाइन पे अगर आता है और 200 डेज का लाइन भी ऊपर जाता है और डिस्टेंस थोड़ा कम रहता है और हम लोग यहाँ इनगल्फिंग का वेट करेंगे और फिर हम लोग अपना एंट्री को आप लोग बनाइएगा। तो होप आप लोग को ये मेथड समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों, और जो भी अगर वीडियो कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, थैंक यू।